इंडिया की 60% जो आबादी है ये एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, यानी इनका जो दारोमदार है ये एग्रीकल्चर के सेक्टर पर है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। और ये जो 60% आबादी है इंडिया की, ये इंडिया की जीडीपी का सिर्फ 15% है इनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। इससे ये तो तय हो गया कि अगर इंडिया को अपनी गरीबी दूर करनी है तो उनको पहले मरहले में इस सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को सहूलतें देनी होगी, उनकी ज़िंदगी को आसान करना होगा, उन पर फोकस करना पड़ेगा। जब तक ये जो सेक्टर है फार्मर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर जो इंडिया का है, जब तक ये खुश नहीं होंगे इंडिया कभी खुश नहीं हो सकता। और एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ एक और सेक्टर है और वो इंडिया का दूसरा बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, और वो टेक्सटाइल का शोबा है। ये ऐसा शोबा है इंडिया का जिसमें करोड़ों लोग इंडिया के उनकी रोजी रोटी वाबस्ता है टेक्सटाइल की शोबे से। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर भी करोड़ों लोग इस शोबे से वाबस्ता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा करने वाला जो सेक्टर है इनका, ये टेक्सटाइल का शोबा है। इंडिया में 4.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब्स टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता है, और ये इंडिया की जीडीपी का 2.3% भी है। ये भी याद रहे कि इंडिया दुनिया में जो टॉप के मुल्क हैं कॉटन पैदा करने वाले, इनमें से एक है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया टेक्सटाइल के शोबे में चीन और बांग्लादेश दोनों से पीछे है। जी हाँ, कॉटन पैदा करने के हिसाब से तो इंडिया टॉप पे आता है, लेकिन टेक्सटाइल के शोबे में इंडिया चीन और बांग्लादेश दोनों से पीछे है। दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो चीन है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो जर्मनी है, और फिर तीसरे नंबर पर आता है बांग्लादेश। जबकि इंडिया दुनिया का 5वां बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल के शोबे में। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा कंपटीशन चीन से नहीं है बल्कि बांग्लादेश से है। हालांकि एक वक्त था कि इंडिया का जो ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में शेयर था ये बांग्लादेश से बहुत ज्यादा था, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है, अब ऐसा नहीं है। आज से अगर आप 20 साल 15 साल पहले जाएं, खासतौर पर अगर आप 20 साल पहले चले जाएं 2000 में, तो इंडिया का जो शेयर था ग्लोबल मार्केट में ये तकरीबन 3% था, जबकि बांग्लादेश का 2.6% था। लेकिन आज बांग्लादेश ने इसको डबल से भी तकरीबन ज्यादा करके रखा हुआ है, लेकिन इंडिया का इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है तब से लेकर। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है इन सालों में कि बांग्लादेश इंडिया को पछाड़ते हुए लिटरली टेक्सटाइल मार्केट में इंडिया से इतना आगे निकल चुका है। तो देखें, इसकी कई वजूहात हैं। सबसे अहम और जो बुनियादी वजह है, इसकी जो मेन रीजन है, वो बांग्लादेश का चीप लेबर है। इंडिया का जो मजदूर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो बांग्लादेश के मजदूर से ज्यादा कमा रहा होता है, उसकी अर्निंग्स ज्यादा होती है, उसकी पगार ज्यादा होती है। वहां पर फैक्ट्री को, कंपनी को, सेठ को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं मजदूर को, और बांग्लादेश में इतने नहीं देने पड़ते, जिस वजह से वहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ये ज्यादा बढ़ जाती है इंडिया के अंदर। यानी इंडिया में जिस क्वालिटी का जो कपड़ा बन रहा होता है, बांग्लादेश में सेम वही क्वालिटी आपको ज्यादा चीप रेट में मिलेगी। इसलिए मल्टीनेशनल्स के लिए बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल का शोबा है इसमें पैसा लगाना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। और अब तो चीन की कंपनियां भी लेबर कॉस्ट की वजह से बांग्लादेश आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि वहां चीन में भी लेबर जो है वो महंगा है। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है वो ये है, जिस वजह से बांग्लादेश ने इंडिया को बीट किया हुआ है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में, कि बांग्लादेश का यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिस वजह से बांग्लादेश के माल पे यूरोप में कोई ड्यूटी नहीं होती। इससे बांग्लादेश की प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो कम रहती है। जाहिर सी बात है उसमें एडिशनल ड्यूटी बांग्लादेश नहीं पे कर रहा यूरोप में, जबकि इंडिया को यूरोप में अपना माल बेचते वक्त 9% के आसपास ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अगर इंडिया ये ड्यूटी वेव करवाना चाहता है तो उसको भी यूरोप के साथ बांग्लादेश की तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जो कि इंडिया ने अभी तक नहीं किया हुआ। इसके कई वजूहत हैं जिसपे किसी और एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर इंडिया ने FTA पे साइन क्यों नहीं किया हुआ। इसके अलावा एक और वजह यह भी है कि बांग्लादेश की जो करेंसी है ये इंडिया से थोड़ा सा नीचे है। यानी इस वक्त इंडिया का जो 1 रुपया है ये बांग्लादेश का अगर आप टका में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1.15 टका। इंडिया का 1 रुपया इतने के बराबर है। तो इससे हो ये रहा है कि इंडिया की एक्सपोर्ट ज्यादा महंगी हो रही है करेंसी की वजह से एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। इसके अलावा बांग्लादेश में इंडिया की तरह मजदूर यूनियन के मसाइल, स्ट्राइक्स, झगड़े ये सब नहीं है। इंडिया की बनिस्बत बहुत कम है। इंडिया में ये इतने हैं कि सिर्फ 2015 में, इसकी एक मिसाल आप देख लें कि सिर्फ 2015 में एक साल के अंदर इंडिया में 600 टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई थी। 600
लेबर से रिलेटेड इश्यूज की वजह से। ये चीज आपको बांग्लादेश में उस लेवल की नहीं मिलेगी। हो सकता है कि इक्का दुक्का कोई मसले हो वहां पर, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते जितने इंडिया में है। बांग्लादेश का जो लेबर है वो यूजुअली क्लीन जॉब कर रहा होता है और पॉलिटिक्स के वाकयात में या स्ट्राइक्स वगैरह में इतने वो मुलविस नहीं होते, इतने वहां पर वाकयात सामने नहीं आते इंडिया की तरह। फैक्ट्रियों में मजदूर यूनियन और इस तरह की पॉलिटिक्स वाले वाकयात इंडिया में नहीं है। अगर आप इंडिया की 1980s की फिल्में देखें, फॉर एग्जांपल अमजद खान की और अमिताभ बच्चन की और मिथुन चक्रवर्ती की, तो उसमें भी आपको मजदूर और सेठ आपस में उलझते हुए नजर आएंगी उन फिल्मों में, जिसमें एंड में ये दिखाया जा रहा होता है कि सेठ जो होता है वो तंग आकर कोई बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। अमूमन इन फिल्मों की कहानियां ऐसी होती थी और यही सिलसिला आज तक वहां पर जारी है। जैसा कि हमने बताया कि 2015 में अकेले एक साल में 600 फैक्ट्रियां इंडिया के अंदर इसीलिए बंद हुई थी टेक्सटाइल की, क्योंकि वहां पर मजदूरों ने अमिताभ बच्चन वाला रोल प्ले करना शुरू कर दिया था और जो सेठ थे वहां पर वो उनके सामने बेबस हो गए और उसका खमियाजा फिर फैक्ट्रियों को अदा करना पड़ा और एट द एंड फैक्ट्रियां बंद हो गई। अच्छा, वैसे मजदूर और सेठ की आपस की जो तल्ख कहानियां होती हैं, जो स्ट्राइक्स और इस किस्म के वाकयात होते हैं, इन पर मुश्तमिल एक बहुत ही बेहतरीन इंडियन फिल्म है कालिया। ये देखने लायक है, ये आप जरूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। इसमें भी सेठ और मजदूर की ही एक कहानी दिखाई गई है। मजदूर का एक भाई था, अमिताभ बच्चन ने उसका रोल प्ले किया था और इसमें अमजद खान जो थे वो सेठ बने थे। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। ये भी उसी जमाने की फिल्म है। बहरहाल एक फैक्टर ऐसा है जिस वजह से इंडिया के पास टेक्सटाइल के शोबे में बांग्लादेश से मुकाबला करने के लिए बहुत ज्यादा मौके मौजूद हैं, और ये एक ऐसा फैक्टर है इंडिया के पास जिस वजह से इंडिया सिर्फ बांग्लादेश के साथ नहीं, चीन के साथ भी कम्पीट कर सकता है अगर इसको सही तरीके से इंडिया हैंडल करता है तो। और वो जो फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडिया दुनिया में कॉटन पैदा करने वाले सबसे बड़े मुल्कों में से एक है। ये टॉप पे आता है, टॉप जो 3 है उनमें इंडिया भी आता है। तो इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल सस्ता मौजूद है और बड़ी तादाद में मौजूद है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। ये वो फैक्टर है जो कि इंडिया की हेल्प कर सकता है अपनी गिरती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए। और अगेन रॉ मटेरियल को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए और इसमें जान डालने के लिए इंडिया को चाहिए कि वो अपने फार्मर्स पर इन्वेस्ट करे। लेकिन इंडिया के अंदर हो ये रहा है कि फार्मर्स पर इन्वेस्ट करने की बजाय मोदी सरकार वहाँ पर सेठों पे इन्वेस्ट करने जा रही है। और मौजूदा जो फॉर्म बिल है, इंडिया के अंदर एक फॉर्म बिल मंजूर किया गया है जिसकी वजह से 30 दिन से, गुज़िश्ता तकरीबन 30 दिन से इंडिया के फार्मर्स दिल्ली के बाहर खेमे लगाकर बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। यानी वो फार्मर जिसने इंडिया को दुनिया के टॉप के मुल्कों में पहुंचाया हुआ है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उन्हीं की जड़ें काटने के पीछे बीजेपी सरकार लगी हुई है। और बीजेपी सरकार का ये कहना है कि इन फार्मर्स को समझ में नहीं आ रहा असल में ये जो बिल हमने पास किया हुआ ये इनके लिए बेहतर है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे। जबकि किसानों का ये मानना है कि हम सब समझते हैं ये बिल हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, हमें डायरेक्टली सेठ के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है ये बिल पास करके। अच्छा, सेठ का मतलब है कि कॉर्पोरेट कल्चर जो इंडिया का है, जब हम सेठ कहते हैं तो कॉर्पोरेट कल्चर आप इसको समझें कि उनके रहमो करम पर इंडिया के फार्मर्स को छोड़ दिया गया हुआ है और ये मसला अभी तक हल नहीं हो पाया है। हमने ब्रॉडर व्यू के पिछले एपिसोड में आपको पहले ही बताया हुआ था कि ये जो मसला है फार्मर्स का, ये ऐसे हल नहीं होगा। बीजेपी सरकार का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जब भी कोई बिल पास करते हैं उसको वापस नहीं लेते। वो इन सारे जो एहतजाज होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, इनको नज़र में रख के बिल बना रहे होते हैं। उनको मालूम होता है कि उनके ये बिल बनाने से प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन वो वापस नहीं लेते। और इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत मुश्किल है कि ये फॉर्म बिल मोदी सरकार वापस ले, और अब ऐसा ही हो रहा है। तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है, ये फॉर्म बिल जो है ये वापस नहीं हुआ और इंडिया में इन फार्मर्स का कोई पुरसाने हाल नहीं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और अब इस प्रोटेस्ट का जो अगला फेज शुरू होने जा रहा है वो बदकिस्मती के साथ वायलेंट एक किस्म का एक फेज होगा, और वो बीजेपी सरकार अब हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में उसको शुरू करे और ज़बरदस्ती इन किसानों को वहाँ से उठाने की कोशिश करे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इंडिया के अंदर पैदा हो सकती हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से।